नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन की मशहूर आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में। विद्यार्थियों, आज इस रचना की अंतर्वस्तु और संरचना के बारे में आपसे मैं बातचीत संपन्न करूंगा। आत्मकथा लेखन प्रायः बेहद विवाद का विषय रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मकथा लेखन में एक परंपरा शिद्दत से, मजबूती से स्थापित रही है कि अपनी श्लाघा या अपनी प्रशंसा में लोग बातें तो करते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी का स्याह पक्ष है उसके बारे में प्रायः वे चुप्पी साध लेते हैं। यानी आत्मकथा लेखन का जो क्षेत्र है वह अनेक विवादों से घिरा हुआ है। लेकिन बहरहाल इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। हम लोग बातचीत करेंगे कि जो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है हरिवंश राय बच्चन की, इस आत्मकथा की अंतर्वस्तु और संरचना किस तरह से विस्तार पाती है। और उस निष्कर्ष को तो याद रखेंगे कि क्यों कोई आत्मकथा साहित्य की दुनिया में मशहूर हो जाती है और क्यों किसी आत्मकथा को हम इस रूप में याद करते हैं कि वह एक कमज़ोर आत्मकथा है। इस निष्कर्ष पर भी हम परखने की कोशिश करेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा को। हिंदी आत्मकथा के लेखन में क्या भूलूं क्या याद करूं का विशिष्ट स्थान है। इस रचना में बच्चन जी ने बड़े ही बेबाकी से अपने जीवन की उन घटनाओं और प्रसंगों का वर्णन किया है जिनका गहरा प्रभाव उनके लेखन और व्यक्तित्व पर पड़ा। इस आत्मकथा में हम देखते हैं कि रचनाकार ने परिवार के साथ ही कई ऐसे लोगों की चर्चा की है जिनका उसके संघर्ष, निर्माण और विकास में योगदान रहा है। ऐसे व्यक्तियों में जहां उनके मित्र, शिक्षक और रचनाकार बंधु रहे हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके सकारात्मक या यूं कहें कि नकारात्मक व्यवहार के भी चलते लेखक अपने जीवन को एक दिशा देने में सफल हो पाया। क्या भूलूं क्या याद करूं में भारतीय समाज में व्याप्त स्त्रियों की दशा और दिशा पर विचार करते हुए आत्मकथाकार ने बड़ी ही बेबाकी से इस संदर्भ में अपने भावों और विचारों को प्रकट किया है। इसे हम आधुनिकता बोध की एक व्यापक समझ के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, यानी स्त्री सरोकारों की बात या स्त्री संदर्भों की संवेदनशीलता से चर्चा। इस रचना में हम पाते हैं कि वह परिवार और समाज के रीति रिवाजों को दरकिनार करता हुआ विपरीत परिस्थितियों में स्त्रियों की सहायता करता है, चाहे वह प्रकाश हो या फिर चंपा। हालांकि इन स्त्रियों के प्रति रचनाकार के भीतर भावनापूर्ण झुकाव है, लेकिन इससे वह शीघ्र ही उबर भी जाता है। वह यह स्वीकार करता है कि आर्थिक स्वतंत्रता एक सीमा तक ही महिला समाज को मान देता है, पुरुषत्व से मुक्त करता है, क्योंकि यदि यह बात न होती तो आज यूरोप में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होती, लेकिन यूरोप में भी ऐसा नहीं है। यानी रचनाकार का मानना है कि मुद्दा मुख्य यह नहीं है कि कोई स्त्री आर्थिक रूप से स्वाधीन हो जाए, बल्कि मुद्दा यह है कि सदियों से जमी हुई जो काई है पुरुषत्व के रूप में बैठी हुई हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाओं में, उसको बेहतरीन ढंग से समझने और तदनुरूप बदलाव के प्रति अपने को खड़ा रखने की समझदारी को विकसित करना है। लेखक एक जगह लिखते हैं कि जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता संभव हुई है वहाँ इसमें संदेह नहीं एक दूसरे से दबने की भावना दूर हो गई, पर यह केवल बाहरी और नकारात्मक पक्ष है। यूरोप में पति पत्नी विच्छेद के कितने ही मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता भी कारण बनी है। इससे स्पष्ट है कि लेखक महिला समाज की स्थिति सुधारने के सवाल पर आर्थिक स्वतंत्रता को बहुत कारगर रास्ता नहीं मानता। ऐसी स्थिति में दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? रचनाकार का मानना है कि वह रास्ता हो सकता है आदर्श प्रेम का। हालांकि इस आदर्श प्रेम के विषय में संशय है। फिर भी बच्चन जी कहते हैं
नर नारी का आकर्षण जो प्रेम का रूप लेता है, एक दूसरे के किसी अभाव की पूर्ति करता है। दोनों को ही अपने अपने अहम को किसी न किसी रूप में पोषित करने और किसी न किसी रूप में मिटाने की ज़रूरत होती है। जो दंपत्ति कभी एक दूसरे के ऊपर उठकर, कभी एक दूसरे के नीचे झुककर इस ज़रूरत की पूर्ति करते रहते हैं, वे अपने संतुलित संबंध का रहस्य जान लेते हैं। स्पष्ट है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके ही स्त्री और पुरुष खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। इसका सबसे आसान रास्ता है प्रेम, जो इस रचना का मूल भाव है, और इस प्रेम की प्राप्ति मित्रता से ही संभव है। इसलिए आत्मकथाकार का जोर इस कृति में स्त्री के साथ मित्रता का व्यवहार महत्वपूर्ण ढंग से है। वह बूढ़ी और विधवा महिलाओं के आदर की बात भी करते हैं। हम जानते हैं कि हर चर्चित रचना की अपनी सच्चाई होती है, और यह सच्चाई रचना की अंतर्वस्तु में निहित होती है। क्या भूलूं, क्या याद करूं के पन्नों को जब हम पलटते जाते हैं, तब इस बात की अनुभूति होती है कि आत्मकथाकार अपने जीवन के जिस सच को समाज के बीच उद्घाटित करना चाहता है, उनका जुड़ाव प्रत्यक्षतः तो उनसे है, लेकिन उनका गहरा संबंध उनके समय में व्याप्त परिवेश से रहा है। साथ ही वे वास्तविकताएं ऐसी नहीं हैं कि व्यर्थ का प्रचार करें। नायब साहब, राधा बुआ, बाबा भोलानाथ, पिता प्रताप नारायण, पत्नी श्यामा, मित्र करकल, चंपा प्रकाशो, श्री कृष्ण आदि के जीवन की वास्तविकताओं का सीधा संबंध लेखक की जिंदगी के साथ ही तत्कालीन मौजूदा परिवेश से भी है, लेकिन इन्हें लेकर वह आत्मालोचन के प्रति संवेदनशील है, प्रचार के प्रति कम। यानी ये जो पात्र आते हैं वे प्रचार हेतु नहीं आते, यानी ये आत्मश्लाघा का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इस बात की एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं कि कोई रचनाकार या कोई लेखक बेबाकी से आत्मालोचन कर सके, यानी अपनी यात्रा पूरी कर सके, खुद के भीतर उतरने की यात्रा। खुद के भीतर उतरे बिना बाहर की यात्रा भी संभव नहीं है। जो खुद के भीतर उतरने की कला में माहिर होता है, वही बाहर की यात्रा को भी ज़्यादा वस्तुपरक ढंग से देख पाता है। खास बात यह है कि इनको लेकर वह भावना में बह नहीं जाता, बल्कि वह स्वीकार करता है कि हर किसी के ज़िंदगी में कुछ दुखदाई घटनाएं होती हैं, जिन्हें सहेज कर वह अपने जीवन में नए रास्ते की तलाश करता है। जब हम रचना के पन्नों को पलटते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसके किरदारों के जीवन में आए निर्णायक क्षणों से भी रूबरू होते हैं, यानी वे पल जो जिंदगी को बदल देते हैं, जो वास्तविकता को समझने में मददगार साबित होते हैं। जिस संयम के विस्फोट का उल्लेख आत्मकथाकार हर बार करता है, सच्चाई यह है कि वह उसके जीवन का सत्य है, जिसका सामना उसे पहली बार अपनी पहली पत्नी श्यामा की बीमारी के चलते देह स्तर पर दूर रहने के कारण करना पड़ता है। हम याद कर सकते हैं उनकी कविता किताबों को भी, जिसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बहुत ही संवेदनशीलता से याद किया है, भावना में डूब कर याद किया है, लेकिन उससे बाहर निकलने का भी उन्होंने प्रयास किया है। आत्मकथा में वह सीधे गद्य भाषा में अपनी मन के जो ऊहापोह हैं या मन की जो विपरीत स्थितियों का संतुलन उपस्थित करने की जो राह है, उसके बारे में वे बात करते हुए नज़र आते हैं। मुख्यतः यह आत्मकथा बच्चन के जीवन का वह सच है जिससे पाठक अवगत होता है, और उनकी चर्चित कृति मधुशाला, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, में निहित संवेदना को समझ पाने के काबिल होता है। आप याद कीजिए मधुशाला को और उसकी कविताओं को, आपको उसकी इस भावना की पकड़ या समझ या जो उपस्थिति है अनेक कविताओं में दिखाई पड़ती है। जैसे कि जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था, अंबर के आनन को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है। इस तरह की बातें आपको
दिखाई पड़ती है उनकी अनेक रचनाओं में, जिसमें वे अपने पुराने प्रेम को याद करते हैं। अब आइए फिर से मधुशाला की हम बात करते हैं और मधुशाला के बहाने हम इस रचना की यानी आत्मकथा का भी वर्णन करते हैं। प्रथम संस्करण में वे लिखते भी हैं कि मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती स्मृतियों को चित्रित न कर डालूंगा तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। आत्मकथा का निहितार्थ होता है रचनाकार द्वारा स्वयं के जीवन की बानगी जो साहित्य के माध्यम से समाज तक पहुंचती है। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं को पढ़ना माने कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन को करीब से देखने का मौका, उसे अनुभूत करना, साथ ही तत्कालीन समय, काल, देश और स्थिति को भी समझते हुए चलना। यह वह समय था जब जाति और धर्म से जुड़ी संस्थाएं तेजी से उभर रही थीं। वहीं गांधी जी और क्रांतिकारियों के नेतृत्व में आंदोलन भी आकार ले रहा था। यानी भारतीय समाज एक रूपांतरण के मोड़ से गुजर रहा था। आपको याद ही होगा कि आज़ादी की लड़ाई पूरे देश में पूरे जोशो खरोश से चल रही थी। साथ ही हम यह भी देख रहे थे कि जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उनमें भी बदलाव की आकुलता दिखाई पड़ रही थी। कभी परिवार के स्तर पर भी ये बदलाव हम महसूस कर सकते थे, कभी सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पर भी। ये ठीक है कि इन राजनीतिक परिदृश्यों को कृति में विस्तार नहीं दिया गया है और लेखक के जीवन को समझने में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा ज़रूरी है कि बीच बीच में इस तरह के प्रसंग मिलते हैं जिनसे इस तथ्य की पुष्टि होती है वस्तुतः आत्मकथा में विषय वस्तु का सीधा संबंध लेखक के निजी जीवन और अनुभवों से जुड़ा होता है, लेकिन उसका गहरा जुड़ाव उसके चरित्र के विस्तार से जुड़ी स्थितियों और घटनाओं से भी होता है। किसी भी कृति की प्रसिद्धि में विषय वस्तु बहुत मायने रखती है। देखा जाए तो यह रचना में वर्णित जीवन और लेखक के अनुभव तथा दृष्टि के सच एवं विस्तार का प्रमाण भी सामने लाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं की शुरुआत में ही आत्मकथाकार ने चर्चित फ्रांसीसी लेखक मोंटेन का उल्लेख किया है। मोंटेन के विचारों का उदाहरण देते हुए वे लिखते हैं, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ। मैं अपने गुणदोष जग जीवन के सम्मुख ले जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि मोंटेन का उदाहरण रखकर आत्मकथाकार ने अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को सामने लाने का काम किया है। लेकिन रचना के इस पहले संस्करण में वे पूरे जीवन की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि कुछ खास विषय जैसे कायस्थ जाति, परिवार की संस्कृति, जन्म, शिक्षा और जीवन के संघर्ष से लेकर पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु तक की घटनाओं को ही रेखांकित करते हैं। जीवन के अगले पड़ाव को आत्मकथा के अन्य भागों में दर्शाया है, लेकिन यहाँ यह देखना अधिक मायने रखता है कि अपने जीवन के इस वृतांत को रचनाकार ने कृति की अंतर्वस्तु के रूप में जिस आकांक्षा और प्रयोजन के साथ विस्तार किया है, उनका भावों को अभिव्यक्त करने की भाषा किस तरह की है, संदर्भ किस प्रकार के लिए गए हैं, साथ ही चिंतन और विचार के धरातल पर वह किस तरह से पाठकों के साथ साक्षात्कार करते हैं, यानी पाठकों के साथ संवाद की ललक किस रूप में नजर आती है। देखिए, कोई भी रचना पाठकों से संवाद के बाद जो सत्य पाया जाता है या जो सुख पाया जाता है, उसी के आधार पर उसकी उपस्थिति के मायनों की तलाश होती है। आत्मकथा में कई उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति प्रथा को कटघरे में लिया है। जैसे एक जगह हम देखते हैं कि कायस्थ विधवा स्त्री जब अपने जीवन यापन के लिए विजातीय व्यक्ति से संबंधित हुई तो उसका परिणाम उसे अपनी बेटी के विवाह पर कायस्थों के बहिष्कार के रूप में भी देखने को मिला। आपको मालूम ही है कि भारत की जो जाति व्यवस्था है वह एक तरह से एक ऐसी परिधि का निर्माण करती है जिस परिधि से बाहर जाने पर तमाम तरह की उपेक्षाएं और दंड के विधान हमारे समाज में व्याप्त रहे हैं। इस विधान से कोई भी जात अधूरी नहीं रही है।
बच्चन जी की भी निगाह इस विरूपता पर गई है और उस विरूपता का वे सामना करते हैं और अपने तरीके से जूझने का भी प्रयास करते हैं। जैसे इस बात या इस स्थापना के माध्यम से ही कि कैसे कोई कायस्थ विधवा स्त्री जब किसी दूसरी जाति के पुरुष से विवाह करती है तब उसकी जो संतति होती है उसके विवाह में या उसके सामाजिक समायोजन में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। और तुर्रा यह कि इस जाति को इस बात का अभिमान है कि वह सांस्कृतिक रूप से और पढ़ाई लिखाई की दुनिया में बहुत मशहूर रही है, लेकिन यह जो रूढ़ी है वह कायस्थ जाति में किस तरह से उपस्थित है इसकी तरफ बहुत खूबसूरती से वो हमारी निगाह ले जाते हैं। हालांकि बच्चन और उन जैसे प्रगतिशीलतावादी लोग विवाह समारोह में शरीक होते हैं जिसका भुगतान स्वयं लेखक के परिवार को बहिष्कार के रूप में भुगतना पड़ता है। यानी उस जाति संगठन के द्वारा जो एक फरमान जारी किया जाता है कि दूसरी जात में कोई विधवा स्त्री कायस्थ यदि विवाह करती है तब उसका सामाजिक सांस्कृतिक बहिष्कार होगा, लेकिन इस बात की परवाह न करने के बाद लेखक हरिवंश राय बच्चन जब उस विवाह में सम्मिलित होते हैं तब इसका सामना उन्हें इस रूप में इस तरह से करना पड़ता है कि उनके परिवार को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। क्या भूलूं क्या याद करूं में रचनाकार ने अपने जन्म और परिवार से संबंधित प्रसंगों और घटनाओं को विस्तार दिया है जिनका योगदान उनके व्यक्तित्व को बनाने में रहा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के आगे बढ़ने और उसके सकारात्मक व्यक्तित्व के उत्थान में किस तरह परिवार और उसकी परंपराएं मायने रखती हैं, रचना को पढ़कर भली भांति महसूस किया जा सकता है। यानी कि जो परिवार की दिक्कतें हैं या जो परंपरा की दिक्कतें हैं उसके साथ साथ परंपरा के प्रगतिशील पक्षों पर भी उनकी नज़र जाती है और इस बात को वह रेखांकित करना नहीं भूलते हैं कि किस तरह से परिवार की जो सामूहिकता बोध की अवधारणा होती है उसके कारण किसी व्यक्ति के विकास में या किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थापना में या उपस्थिति में कैसे फ़र्क पड़ता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी परिवार की अपनी कुछ खास संस्कृति और संस्कार होते हैं जो भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व में बड़ी भूमिका निभाती है। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि रचनाकार के रचनात्मक व्यक्तित्व के सृजन, विकास और समाजीकरण में परिवार का खास स्थान रहा है। परिवार में रहने वाले सदस्यों का व्यक्तित्व, उनकी जीवनचर्या, धार्मिक निष्ठा तथा परंपराओं ने उनके अबोध मन को भीतर तक स्पर्श किया और उसी स्थिति में उनकी सोच में, विचारों में बदलाव भी आता रहा। रचनाकार के व्यक्तित्व सृजन में परिवार की इस भूमिका को पढ़ते समय बखूबी समझ सकते हैं। यानी परिवार की इस भूमिका को उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ते समय बखूबी हम समझ सकते हैं या पाठक समझ सकते हैं। अनेक बार यह महसूस होता है कि उनके रचनाधर्मी व्यक्तित्व के सृजन में भी समाज और देश से अधिक उनके परिवार और उनकी परंपराओं ने गहरा असर डाला है। हालांकि इसमें मित्र गणों की भूमिका भी स्थान रखती है, फिर भी परिवार ही उसे संयोजित करता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। रचनाकार के जीवन में शिक्षण संस्थाओं और गुरुओं का भी स्थान है जिनकी चर्चा भी वे विस्तार पूर्वक करते हैं। पन्नों को पलटते हुए हमें शिक्षण संस्थाओं का जिक्र मिलता है जिसमें उन्होंने अपना अध्यापकीय जीवन व्यतीत किया था। इस आत्मकथा का मुख्य बिंदु है संघर्ष, यानी परिवार, परंपरा, संस्कृति की सीमाएं और उनकी उपलब्धियों की चर्चा के साथ ही वे उन शिक्षण संस्थाओं पर भी विस्तार से बात करते हैं जिन शिक्षण संस्थाओं में हरिवंश राय बच्चन के अध्यापकीय जीवन का अनेक लंबा कालखंड गुजरा। इस आत्मकथा का मुख्य बिंदु है संघर्ष। वास्तव में संघर्ष एक कोशिश है अपने अस्तित्व को बचाए रखने की। संघर्ष से भरी यह कोशिश जहाँ तत्कालीन व्याप्त सामाजिक वातावरण को
पूरी नाराज़गी के साथ रेखांकित करती है, वहीं दूसरी ओर यह भी प्रदर्शित करती है कि किस तरीके से आत्मकथा का नायक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दुश्वारियों से जूझता है और उनसे अपने को आज़ाद करता है। इन परिस्थितियों से लड़ने में परिवार उसके साथ निरंतर खड़ा रहता है। परिवार की परंपराएं उसे नैतिक संबल प्रदान करती हैं। लेखक का आर्थिक संघर्ष बेहद मार्मिक है, विशेषकर जब वह अपने विद्यार्थी जीवन से गुजर रहा होता है और उसके बाद पत्नी की गंभीर बीमारी घेर लेती है। लेखक द्वारा अपनी आजीविका के लिए सुबह शाम तक ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। इसके बाद चांद नामक पत्रिका में नौकरी करना पड़ता है, जहां बिना वेतन दिए ही उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अध्यापकीय जीवन में भी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से लेखक का सामना होता है, जहां उसे 25 रुपये के बदले 65 रुपये पर दस्तखत करना पड़ता है। ये सारे कार्य राष्ट्रभक्ति के नाम पर भेंट चढ़ जाते हैं। क्या हम इन संदर्भों या प्रसंगों से तत्कालीन विकट स्थितियों को नहीं समझ सकते? शिक्षण संस्थानों में इस कदर फैले भ्रष्टाचार का शिक्षा और शिक्षक पर क्या असर पड़ रहा है? शिक्षक को उदासीन बनाने वाले वातावरण में शिक्षा किस गर्त में जा रही थी? लेखक ने अपने लेखन के शुरुआती दिनों की कठिनाइयों को भी रेखांकित किया है। प्रथम पुस्तक के प्रकाशन पर उसके आनंदा विभोर को पाठक कृति को पढ़ते वक्त सहज ही अनुभूत कर सकता है। यहाँ बच्चन जी कहानीकार और कवि में से भूमिका का भी उल्लेख करते हैं। इस प्रसंग में हम उनके इस कथन की चर्चा कर सकते हैं कि जब वे लिखते हैं, जीवन की ऐसी आकस्मिक घटनाएं ही वास्तव में जीवन को दिशा देती हैं और जिसे हम नियति का गंभीर सा नाम देते हैं, वह शायद बहुत नगण्य सी लगने वाली घटनाओं से अपने बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करती रहती है। हालांकि सन 1933 में इनकी महत्वपूर्ण कृति मधुशाला का प्रकाशन हो चुका था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव भी आता है। लेकिन उन दिनों के उनके आर्थिक संघर्ष की मार्मिकता को इस प्रसंग से महसूस कर सकते हैं हम। वे कहते हैं, रात को खाना बनाने के बाद पढ़ाने जाता और 11 बजे रात के करीब लौटता। कीटगंज से मुट्ठीगंज तक की सुनसान सड़कों पर खचर खचर साइकिल चलाता, जाड़ों में ठिठुरता। उन दिनों की अपनी मेहनत, मशक्क़त, अपने मन के तनाव खिंचाव की याद करता हूँ तो लगता है कि मैं कोई दैत्य ही रहा होऊंगा जो यह सब ठेलता झेलता होऊंगा। इस आत्मकथा में तत्कालीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य का भी बहुत ही बेबाकी से वर्णन किया गया है। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचार, आंदोलन के दौरान बाबा भोलानाथ के चोटिल हो जाने का उल्लेख, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी और उनके सक्रिय नेतृत्व में बढ़ता राष्ट्रीय आंदोलन, पहले विश्व युद्ध की चर्चा आदि मुख्य हैं। राष्ट्र के ऐसे राजनीतिक संघर्ष भरे माहौल में लेखक स्वयं की भी उपयोगिता को साबित करने का प्रयास करता है। प्रत्यक्षता न सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उस संघर्ष से संबंधित करता है। गांधी जी से प्रभावित होकर आंदोलन में शामिल होने का जिक्र करते हुए लेखक लिखता है कि मैं आंदोलन में सक्रिय भाग लेने की स्थिति में न था। जुलूसों में नारे लगाता, सभाओं में शामिल होता, घर में चरखा चलाता, जमुना पार गाँव में जाकर व्याख्यान देता। कुछ रचनात्मक कार्य करने को भी मैंने सोचा, हम खद्दर का प्रचार करेंगे। आंदोलन में लेखक की सक्रियता को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि जब वे श्री कृष्ण और उनके सहयोगियों के साथ ही अन्य क्रांतिकारियों जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, दुर्गा भाभी आदि को अपने घर में शरण देते हैं। आइए थोड़ी बात संरचनाशील पर भी कर लें। विषय वस्तु के आधार पर आत्मकथा का सृजन अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग होता है, इसलिए लेखक रचना के स्वरूप को गढ़ने के लिए एक सीमा के बाद मुक्त हो जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं के सृजन में बच्चन जी ने इसके स्वरूप के निर्धारण में अनेक प्रक्रियाओं को अपनाया है, चाहे वह पारिवारिक, सामाजिक और जातीय प्रसंगों से जुड़ा प्रश्न हो या फिर कथा के भीतर अवान्तर कथाओं की संरचना का। आत्मकथा के सृजन में मानक मापदंडों को स्वीकार करने का प्रश्न हो या फिर लेखन शैली में विविधता को अपनाने की बात। निहितार्थ यह है कि इस आत्मकथा के सृजन में वे कोई निश्चित नियम बनाकर नहीं चलते हैं, बल्कि कथानक के आधार पर कृति के स्वरूप का गठन करते हैं। बच्चन जी की इस रचना की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन की अनेक घटनाओं को संदर्भ के साथ विस्तार दिया है। ऐसी विशेषता अन्य आत्मकथाओं में देखने को कम मिलती है। देखा जाए तो कृति कोई भी हो, उसके स्वरूप निर्धारण में बाह्य स्तर पर सामाजिक यथार्थ और आंतरिक यथार्थ के अंतर संबंध मायने रखते हैं।
क्या भूलूं क्या याद करूं में रचनाकार खुद आत्मकथा का केंद्रीय विषय है और उसने स्वयं के जीवन की सच्चाई और आकांक्षा को आत्मकथा की अंतर्वस्तु के रूप में रेखांकित किया है। वास्तविकता यह है कि आत्मकथा में वर्णित आंतरिक और बाह्य यथार्थ खुद उसके जीवन की सच्चाई है। यही वजह है कि इस रचना का स्वरूप उसके जीवन और परंपरा से गहरे रूप में प्रभावित है। रचनाकार के बचपन से लेकर उसकी पहली पत्नी श्यामा के दिवंगत होने तक के जीवन की अभिव्यक्ति है आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। इस रचना का चित्रण वर्णनात्मक शैली में हुआ है। कथा विन्यास के आधार पर इस आत्मकथा को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, आरंभ, मध्य और अंत। कायस्थ जाति की उत्पत्ति, विकास, कमियों और खूबियों का वर्णन आत्मकथा की शुरुआत में देखने को मिलता है। रचना की रोचकता बनाए रखने के लिए लेखक प्राचीन भारतीय साहित्य और लोक प्रचलित कथाओं का सहारा भी बीच बीच में लेता है, जिनका संबंध इस जाति के लोगों की विशेषता से जुड़ा है। जन्म, परिवार, शिक्षा और समाज से जुड़े विषयों को रचना के माध्यम से विस्तार दिया गया है। रचना के अंतिम भाग में रचनाकार ने युवापन की जिंदगी, जीवन के संघर्षों के साथ ही प्रेम प्रसंग से जुड़ी मधुर यादों को भी अभिव्यक्ति दी है। इसके अंतर्गत करकल, चंपा, श्री कृष्ण, सूरी, प्रकाशो और श्यामा से शादी तथा उसकी बीमारी और मृत्यु का मर्मस्पर्शी वर्णन लेखक ने किया है। कथा के तीनों हिस्सों में रुचिकर, रोचक और मर्मस्पर्शी रूप देने के लिए लेखक ने बीच बीच में लघु कथाओं और काव्य की पंक्तियों को प्रयोग किया है। कथा में सरसता, एक रूपता, प्रवाह की बात हो या फिर प्रस्तुत करने की शैली, सब कुछ अद्भुत है। इस कथा में उनकी जाति है, परिवार है, मित्र हैं, शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं, साथ ही अनेक लोगों के किस्से हैं। लेकिन कथा में प्रवाह के चलते अनुभूत ही नहीं होता कि हम भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जीवन और उनके प्रसंगों से रूबरू हो रहे हैं। तार्किकता की कसौटी पर भी लेखक द्वारा इन सभी के वर्णनों को कसा गया है। किसी भी आत्मकथा में मायने रखते हैं वस्तुगत तथ्यों का उपयोग। एक संजीदा लेखक इनका विशेष ध्यान रखता है। वह इसके उपयोग के महत्व को भली भांति समझता है। वह समझता है कि जाति, परिवार और समाज से संबंधित कौन सी या फिर किस प्रसंग के और संदर्भ उसकी रचना के स्वरूप को अर्थपूर्ण बनाने में सहायक हैं, कौन से नहीं हैं। यही विशेषता इस आत्मकथा की सबसे खास बात है जो इस कृति को अलग पहचान देती है। चरित्र, भाषा, कथानक, कथोपकथन और देशकाल आदि जैसे अनिवार्यतः रचना तत्व आत्मकथा का भी हिस्सा होते हैं, लेकिन इस विधा में इनका वर्णन सुनिश्चित संदर्भ के दायरे में होता है। देशकाल को ही ले लीजिए तो इस आत्मकथा से आप गुजरते हैं तो उस समय की जो आज़ादी की लड़ाई और उससे जुड़ाव के वर्णन हैं वह बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाई पड़ते हैं। एक और बात हम महसूस करते हैं इस आत्मकथा के माध्यम से कि बच्चन जी ने अपने समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्यों से अपने को संबंधित करके उसमें खुद को लोकेट करने की कोशिश की है। आत्मकथा के जो ये मुख्य लक्षण हैं वे कहानी, उपन्यास और जीवनी आदि में रचनाकार दूसरे के जीवन, उसके संघर्षों और उपलब्धियों की चर्चा करता है, लेकिन वह अपने बारे में कहता है। क्या भूलूं क्या याद करूं में बच्चन जी ने बड़ी तटस्थता के साथ अपने जीवन की कहानी को बयान किया है। तटस्थता किसी भी आत्मकथा का मुख्य पक्ष होता है। बच्चन जी की आत्मकथा विशेषकर प्रयाग की यादों पर रची गई, जिसमें रचनाकार ने अपने जीवन में गुजरे सभी अच्छे बुरे पलों को बड़े ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। रचनाकार ने आत्मकथा का यह हिस्सा 1963 से 1969 के मध्य लिखा है, जब वह उम्र के 56वें पड़ाव पर था। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रचनाकार के दिमागी बनावट से बहुत सी बातें विस्मृत हो चुकी थीं। जहाँ भी उसकी स्मृति धुंधलके में मौजूद है, उनकी केवल नाम मात्र की चर्चा की है। खास यह है कि जब लेखक किसी स्मृति को विस्तार देता है तो वहाँ आत्मालोचन की प्रक्रिया से भी गुजरता है, लेकिन आत्मालोचन के इस गुण के कारण ही हम यह पाते हैं कि वे अनावश्यक विस्तार से बचते हैं। एक समय के बाद जब उसे अपनी भूल की अनुभूति होती है तब वह अपने व्यवहार की आलोचना करने से भी नहीं बचता। 1857 के आंदोलन के पश्चात भारतीय समाज जहां एक तरफ विधवा, अस्पृश्यता, बाल विवाह आदि कुरीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी सुधार की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर यह कालखंड गांधी तथा अन्य क्रांतिकारियों के सक्रिय नेतृत्व को भी
महसूस कर रहा था, ये तमाम वर्णन और ज़िक्र इस आत्मकथा में आप महसूस करते हैं। जो लेखक हैं वह इनसे जुड़े तमाम तरह के सच को प्रस्तुत करता है और अंतर्वस्तु के साथ ही भाषा शैली के लिहाज से भी हम देखते हैं तो यह एक बेहतरीन रचना के रूप में हमारे सामने आती है, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। मुझे लगता है कि इस आत्मकथा की अंतर्वस्तु और इसकी संरचना के अनेक तत्वों से आपने अपनी सलाहियत बनाई होगी और आपको यह पूरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।